हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विथ मी। शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स 2018 का जो पेपर है यूजीसी नेट का, उसको सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट्रेड इन द पॉपुलेशन पिरामिड अ कंट्री। यानी कि एक देश में जनसंख्या पिरामिड जो है इन निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का आयु और लिंग वितरण जो है उसको क्या है, ये प्रदर्शित करता है, उसको डिफाइन करता है। तो सबसे पहले जो है पॉपुलेशन पिरामिड जो है ये किसने दिया था, ये दिया था डब्ल्यू थॉमसन ने। ठीक है, डब्ल्यू थॉमसन ने इसको दिया था। एंड जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये बताता क्या है, ये हमें एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे फीमेल की एज को दर्शाया जाता है और यहाँ पे मेल की एज को दर्शाया जाता है। ठीक है, और जो ये है, जो इसकी ऊंचाई है वो अगर अधिक है तो इसका मतलब है कि जो आयु है वो दीर्घ है। ठीक है, आयु है वो ज़्यादा है, और अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि दीर्घ आयु जो है उसमें कमी है। ठीक है, बेसिकली बस ये इतना ही बताता है। एंड नेक्स्ट है, इन द लॉन्ग पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व वुड एप्टली रिप्रेजेंट द टाइम पाथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी। यानी कि दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा जो कर्व है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए जनसंख्या के समय पथ का क्या है, स्टीक उसको क्या है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉजिस्टिक कर्व। लॉजिस्टिक कर्व जो है इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था पियरे फ्रैंकोइस वर्हल्स्ट इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने इसका क्या है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फर्टिलिटी रेट एंड ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट। यानी कुल प्रजनन दर और सकल पुनर्प्रजनन दर है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। यानी टी एफ आर लेस देन जी आर आर है, टी एफ आर इक्वल टू जी आर आर है, या फिर टी एफ आर ग्रेटर देन जी आर आर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टी एफ आर ग्रेटर देन जी आर आर है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या है, जी आर आर से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि बच्चों की वो संख्या जो किसी भी स्त्री के, कोई भी स्त्री है उसके संपूर्ण प्रजनन काल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो जी आर आर है वो क्या होता है, इसमें क्या है, पुनरुत्पादन आयु के दौरान जो पैदा हुई लड़कियां हैं या फिर जीवित लड़कियों की संख्या प्लस देश में कुल स्त्रियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ हेडोनिक प्राइस मेथड फॉर वैल्यूइंग एनवायरमेंट एसेट्स। यानी इनमें से जो पर्यावरण एसेट्स, एनवायरमेंट एसेट्स है, उनके मूल्यांकन के लिए हेडोनिक प्राइस मेथड है, उसको किस रूप में संदर्भित किया जाता है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूजिंग linkage between variation in house price and geographical proximity and an environmental assets। यानी किसी भी पर्यावरण की जो संपत्ति है या एसेट्स है, उनकी इन हाउस कीमतों और भौगोलिक समीपता के बीच जो भी भिन्नता है, उनके बीच इन योजकों को क्या है, इन योजकों को आपस में क्या है, जोड़ना या उनका योग करना। और सबसे पहले हेडोनिक प्राइस मेथड जो है ये दिया किसने था, ये दिया था 1974 में शेरविन रोसेन ने दिया था इसको। एंड नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सी योजना जो भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल सही है, ये तो मतलब इनसे तो ये तो क्या है, महिलाओं या बेटियों को उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही है। नेक्स्ट सुकन्या समृद्धि योजना, जेंडर बस्टिंग, ये तो सभी क्या है, महिला के उत्थान से रिलेटेड है। लेकिन फोर्थ क्या है, उजाला स्कीम। उजाला स्कीम किससे रिलेटेड है, उजाला स्कीम रिलेटेड है जो इसको क्या है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या था कि जो बिजली की खपत है उसको कम करने के लिए एलईडी जो बल्ब हैं उनको कम रेट पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इस योजना के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम ऑब्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
यानी कि कृषक जो हैं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं था। ठीक है, कौन सा उद्देश्य इनमें से सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन अलोन इज टू बी डबल्ड। मतलब कि इसका जो खेती बाड़ी से होने वाली जो भी आय है उसको दुगुना किया जाना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं था, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको क्या है 2022-23 तक इसको कंप्लीट करना, और इसके अलावा इसकी जो रियल एक्चुअल इनकम है उसको दुगुना किया जाना। ठीक है, और इसके लिए कृषि विविधीकरण को भी प्रोत्साहित करना, और जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है उसको क्या है 1.5 गुना बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन एवरेज टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस। मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें पृथ्वी की जो सतह है उसके औसत तापमान में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 द इंडियन इकोनॉमी इज बिकमिंग more formalized. This the indicated by which of the following shift. Select the correct answer from the code given below. नीचे कोड दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि द इंट्रोडक्शन इज जीएसटी हैज़ ब्रोट मोर फर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्स नेट। इसमें क्या है कि जो जीएसटी कर है उसके लगाए जाने के बाद फर्में जो हैं वो ज़्यादातर क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में आ गई हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी कि जीएसटी लगाने के बाद ज़्यादातर फर्में क्या है इनडायरेक्ट टैक्स में आ चुकी हैं। नेक्स्ट है आफ्टर डीमोनेटाइजेशन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज हैज़ टेकन प्लेस इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि जब मोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद में जो इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति थी उनकी संख्या में क्या है वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है उनकी संख्या। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एंड नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन सेविंग इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर है यानी औपचारिक वित्तीय क्षेत्र जो है उसमें बचत में क्या है वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। यानी भारत का वित्त आयोग है उसके बारे में हमें ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं या नहीं है। तो स्टेटमेंट ए कहती है फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी क्योंकि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 280 के तहत बना हुआ है। ठीक है, 280 के तहत बना हुआ, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 280। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि 280 क्या है यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, और ग्रांट्स इन एड स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड्स क्या है 280 के अंडर नहीं दी जाती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये गलत हो गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नीदर ए नॉर बी, ना ही ए सही है और ना ही बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP of India has declined under the year over the year. Which of the following is not a correct reason for this? यानी कि इसमें से बताना है कि कौन सा भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें क्या है लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार जीडीपी के हिस्से में क्या है कमी आई है। तो इनमें से बताना है कि इसका सही कारण नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें क्या है जो एजुकेटेड रूरल यूथ्स आर नॉट ऑप्टिंग फॉर एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन। यानी कि जो भी गाँव में शिक्षित युवा हैं वो क्या है इसको एक कृषि को क्या है एक व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे हैं, तो ये क्या है ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब इसका ये रीज़न नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन द लास्ट डिकेड विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ अट्रैक्टेड द हाइएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनटू इंडिया। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हमारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो कौन से सेक्टर में से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी यानी सर्विस सेक्टर से, सबसे सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा हुआ है, 18% के आसपास हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन इंडिया कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो है यानी द्वितुलन पत्र की समस्या जो है, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन जो है वो सही है। सबसे पहला है ओवर लिवरेज्ड कॉरपोरेट डेब्ट, यानी अति उत्तोलित कॉरपोरेट ऋण है, बिल्कुल इसमें इंक्लूड किया जाता है ट्विन बैलेंस शीट में। एंड दूसरा है हाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, यानी कि जो भी बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स में आ जाते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और बी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2016-17 द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम were restricted by the government of India. Select the correct statement related to the restructuring using the code given below. इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहले है कि द डिसीजन ऑफ restructuring was taken by the governing council of the नीति आयोग, यानी नीति आयोग की जो भी परिषद थी उनकी पुनर्संरचना का क्या है, निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, दिस विल अवॉइड ओवरलैपिंग द एक्सपेंडिचर एंड प्रोवाइड विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट टू द CSS, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी इससे व्यय की जो ओवरलैपिंग है वो नहीं होगी, जो एक्सपेंडिचर है हमारा उसका ओवरलैप नहीं होगा, और केंद्र द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं उसमें क्या है, पारदर्शिता आएगी। ठीक है, पारदर्शिता आएगी। नेक्स्ट है, द CSS यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फ्लैगशिप एंड एक्स्ट्रा फ्लैगशिप कैटेगरीज, यानी केंद्र द्वारा प्रायोजित जो भी योजनाएं हैं वो क्या है, फ्लैगशिप और नॉन यानी एक्स्ट्रा फ्लैगशिप श्रेणियों के अंदर में क्या है, इसको कैटेगराइज किया गया है। और वर्तमान में एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ द CSS इज 37, यानी कि वर्तमान में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या जो है वो कितनी है, 37 है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस रैंक द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी शहर के अकॉर्डिंग हमें क्या है, इन स्टेट्स को क्या है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आता है गोवा के बाद आता है तमिलनाडु, एंड उसके बाद आता है महाराष्ट्र, और लास्ट में आता है पंजाब। तो सबसे पहले हमें पता है कि सी आना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए डी आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन 31 मार्च 2017 एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ इंडिया वाज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, यानी कि 31 मार्च 2017 की जो स्थिति थी उसके अनुसार भारत का जो बाहरी या एक्सटर्नल डेब्ट था, बाहरी ऋण था, उसमें GDP के प्रतिशत के रूप में निम्न में से किस सीमा में था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22%। ठीक है, ये था 2017 का। और 2019-20 की बात करें हम तो ये आता है 19 to 20 के बीच में। ठीक है, यानी इसका अभी करंट की बात करें तो इसका आंसर जो है वो सी आना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हिंदी में भी इसको कराया जाए इस सीरीज़ को, तो इस पेपर को एक बार इंग्लिश में करते हैं। नेक्स्ट हम जो भी पेपर सोल्व करेंगे उसको हिंदी एंड इंग्लिश बाइलैंग्वेज उसको सोल्व करेंगे, तो इससे हिंदी एंड इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को बेनिफिट होगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।